Hello everyone, welcome to the first lecture of organizational behavior and today our topic is what is organizational behavior। आज हमारा पहला लेक्चर है सब्जेक्ट ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का और आज जस्ट इंट्रो देखेंगे कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर होता क्या है। शॉर्ट सा लेक्चर है, जस्ट इंट्रो है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का। तो सबसे पहले हम देखते हैं ऑर्गेनाइजेशन इज अ डेलिब्रेट अरेंजमेंट ऑफ पीपल टू अकम्प्लिश सम स्पेसिफिक पर्पजेज। ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली एक डेलिब्रेट अरेंजमेंट ऑफ पीपल होती है, दानिस्ता तौर पे तरतीब दिया जाता है लोगों को टू अकम्प्लिश सम स्पेसिफिक पर्पसेस, ताकि कोई ख़ास मकासद जो हैं वो हासिल किए जा सकें। तो ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली कोई भी तंजीम, कोई भी इंस्टीट्यूट होता है जो कि एक वेल ऑर्गेनाइज होता है, जहाँ पे लोग दानिस्ता तौर पे अपनी मर्ज़ी से अरेंज होते हैं ताकि कुछ ख़ास मकासद हासिल कर सकें। बिहेवियर कैन बी डिफाइंड एज द वे वी एक्ट टुवर्ड्स अदर। हम बिहेवियर को डिफ़ाइन कर सकते हैं कि द वे तरीक़ाकार वी एक्ट टुवर्ड अदर, हम दूसरों की तरफ या दूसरों के लिए जो एक्ट कर रहे होते हैं उसको हम बिहेवियर कहते हैं, रवैया कहते हैं। द वे वी एक्ट टुवर्ड अदर, जिस तरह से हम दूसरों की तरफ पेश आते हैं उसको हम बिहेवियर कहते हैं, रवैया कहते हैं। तो अब ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को देख लेते हैं। हमने अलग अलग देख लिया कि ऑर्गेनाइजेशन क्या है और बिहेवियर क्या है। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर OB इज द स्टडी ऑफ द वे पीपल इंटरेक्ट विद इन अ ग्रुप। द आइडिया ऑफ द स्टडी ऑफ OB इज दैट अ साइंटिफिक अप्रोच कैन बी अप्लाइड टू द मैनेजमेंट ऑफ वर्कर टू क्रिएट मोर एफिशिएंट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर इज अ स्टडी, बेसिकली ये स्टडी है, ये तालीम है, इल्म है ऑफ द वे पीपल इंटरेक्ट विद इन अ ग्रुप, कि किस तरह से लोग इंटरेक्ट करते हैं, बातचीत करते हैं, पेश आते हैं एक दूसरे के साथ विद इन अ ग्रुप, एक ग्रुप के अंदर। मीन के एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लोग आपस में किस तरह से बात करते हैं, किस तरह से पेश आते हैं, किस तरह से पेश आना चाहिए। जब इन चीज़ों के बारे में स्टडी की जाएगी इसको हम कहेंगे ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। द आइडिया ऑफ द स्टडी ऑफ OB, आइडिया क्या है कि हम OB को क्यों स्टडी कर रहे हैं, इज़ दैट अ साइंटिफिक अप्रोच कैन बी अप्लाइड, कि हम साइंटिफिक अप्रोच जो है, साइंटिफिक नुक्ता नज़र जो है वो अप्लाइड कर सकें टू द मैनेजमेंट ऑफ वर्कर की इंतज़ामिया के ऊपर, टू क्रिएट मोर एफिशिएंट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ताकि हम मौसर कारोबारी ऑर्गेनाइजेशन बना सकें। बेसिकली ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर जो है ये स्टडी है कि लोग किस तरह से आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, उसकी स्टडी को हम ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर कहते हैं विद इन अ ग्रुप। और इसका आइडिया ये है कि हम इसलिए ये स्टडी कर रहे हैं कि हम साइंटिफिक अप्रोच जो है वो वर्कर्स की मैनेजमेंट पे अप्लाई कर सकें, ताकि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एफिशिएंट तौर पे काम कर सके। ठीक है, आगे चलते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर इज स्टडी ऑफ बोथ ग्रुप एंड इंडिविजुअल परफॉर्मेंस एंड एक्टिविटी विद द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर जो है बेसिकली वो स्टडी है दोनों ग्रुप्स की, जिसमें बहुत सारे लोग होंगे, या कोई इंडिविजुअल जो होगा उसकी परफॉर्मेंस पे, कारकर्दगी पे और उसकी एक्टिविटी पर, सरगर्मियों पे विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, कि जो ग्रुप में लोग हैं या इंडिविजुअल कोई है वो किस तरह से कारकर्दगी दिखा रहा है और क्या सरगर्मियाँ अंजाम दे रहा है ऑर्गेनाइजेशन पे। जब उसकी स्टडी की जाएगी उसको हम ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर कहेंगे। अब जो भी इंसान किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में बिहेवियर शो कर रहा होता है उसके पीछे बहुत सारी आप कह सकते हैं कि फैक्टर और फोर्सेस होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जो कि हम आगे जाके स्टडी करेंगे कि इंसान की बिहेवियर पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ उसके इमोशंस होते हैं, फीलिंग्स होते हैं, परसेप्शंस होता है, उसका एटीट्यूड होता है। ठीक है, बहुत सी और से फैक्टर, उसकी पर्सनैलिटी होती है जो कि असरअंदाज होते हैं उसके बिहेवियर के ऊपर। तो आगे जाके हम तमाम चीज़ों के बारे में स्टडी करेंगे, कैसे कि इंडिविजुअल का ग्रुप के अंदर बिहेवियर जो होता है ऑर्गेनाइजेशन में वो परफॉर्म कर रहा होता है। तो यहाँ पे जस्ट आज का हमारा लेक्चर था, छोटा सा इंट्रो था ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का। स्लाइड्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। डिटेल स्टडी आने वाले लेक्चर्स में होगी इंशाल्लाह। ठीक है, तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। Hello everyone, welcome to another lecture of organizational behavior and today our topic is importance of interpersonal skill। हम खासियत देखेंगे कि interpersonal skills की organizational behavior के अंदर क्या होती है। तो हम देखते हैं importance of interpersonal skills। Interpersonal skills are known as communication skills। इंटरपर्सनल स्किल्स को कम्युनिकेशन स्किल्स भी कहा जाता है। बातचीत करने की या दूसरों के साथ राब्ता रखने की जो काबिलियत होती है या महारत होती है उसको भी कहा जाता है। टिल लेट 1980s बिजनेस स्कूल फोकसेस ऑन इकोनॉमिक्स, अकाउंटिंग, फाइनेंस, बट नो वन फोकस ऑन ह्यूमन बिहेवियर एंड कम्युनिकेशन। 1980 के एंड तक, लास्ट तक जो जितने भी बिजनेस स्कूल थे मोस्टली वो फोकस करते थे इकोनॉमिक्स के ऊपर,
माशियत के ऊपर, अकाउंटिंग के ऊपर और फाइनेंस के ऊपर, ठीक है, इन कोर्सेज के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाता था। बट नो वन फोकस ऑन ह्यूमन बिहेवियर एंड कम्युनिकेशन। लेकिन ये जो बिजनेस स्कूल थे इतना फोकस नहीं करते थे कि ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर, कि इंसान के रवैये के ऊपर और उनकी कम्युनिकेशन के ऊपर भी फोकस किया जाए। टिल लेट 90 तक ऐसा नहीं था, बट वक्त के साथ साथ तब्दीली आना शुरू हो गई। नाउ बिजनेस फैकल्टी कम टू रियलाइज इंपॉर्टेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन बिहेवियर। अब जितनी भी बिजनेस फैकल्टी है वो उन्होंने रियलाइज़ किया कि इंपॉर्टेंस है कि हमें इंसानी बिहेवियर यानी कि ह्यूमन बिहेवियर को अंडरस्टैंड करना चाहिए, समझना चाहिए, ठीक है। टिल लेट 1980s तक नहीं था, बट नाउ अब जितने भी बिजनेस फैकल्टी हैं वो ये समझते हैं कि ह्यूमन बिहेवियर जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैनेजर्स इंटरपर्सनल स्किल्स हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन बाय अट्रैक्टिंग एंड कीपिंग हाई परफॉर्मिंग एम्प्लॉय। अब जो मैनेजर्स के इंटरपर्सनल स्किल्स होते हैं यानी कि लोगों से बातचीत करने का जो तरीका है वो मददगार साबित होता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए कि वो अट्रैक्ट करे और कीप करे यानी कि रखे, रिटेन करे अपने परफॉर्मिंग एम्प्लॉयज़, जो ऐसे एम्प्लॉय जिनकी कारकर्दगी अच्छी होती है उनको अट्रैक्ट करे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कि वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करें, और अगर ज्वाइन कर ले तो फिर छोड़ के ना जाए। अब ये सब चीज़ें जो डिपेंड करती है वो मैनेजर्स पे करती है, मैनेजर्स के इंटरपर्सनल स्किल्स पे करती हैं कि किस तरह से वो मैनेज करता है अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। और वहीं जो शख्स अच्छी तरीके से बातचीत कर पाए, लोगों के मसाइल समझ पाए और उनको सोल्व कर पाए, वही कामयाब होता है। तो ये हमारे पास इंपॉर्टेंस हो जाती है ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स की। आगे देखते हैं, इफ कम्युनिकेशन एंड रिलेशन बिटवीन एम्प्लॉयज एंड सुपरवाइजर इज गुड, इट कैन जनरेट बेटर रिजल्ट इन द ऑर्गेनाइजेशन। अगर जो राब्ता है, बातचीत है और जो ताल्लुक है एम्प्लॉयज और सुपरवाइजर के बीच में वो बेहतर है तो ऑर्गेनाइजेशन में अच्छे रिजल्ट पैदा हो सकते हैं। अब मीन्स के हम यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के बारे में बात कर रहे हैं कि लोग जो एम्प्लॉयज़ हैं, मैनेजर्स हैं, वो किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बिहेवियर शो करेंगे। अब यही बात है, अगर सुपरवाइजर और एम्प्लॉय के बीच में ताल्लुक अच्छा होगा तो ऑर्गेनाइजेशन का माहौल जो है वो अच्छा रहेगा और तमाम काम जो है, जो टास्क जो है, जो गोल्स जो हैं वो टाइम पे होते रहेंगे। तो अगर किसी मैनेजर के इंटरपर्सनल स्किल्स अच्छे हैं तो वो अपने एम्प्लॉय को बेहतर तरीके से मैनेज कर पाएगा और इससे ऑर्गेनाइजेशन में बेटर रिजल्ट जो है वो पैदा हो पाएंगे। आज का बस इतना सा लेक्चर था ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा कि इंटरपर्सनल स्किल्स क्यों इंपॉर्टेंट हैं। कोई स्लाइड्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दे कि आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। Hello everyone, welcome to another lecture of organizational behavior, and today our topic is what manager do, management function, enter the organization. ब्रीफली इंट्रो है इन तमाम टॉपिक्स का। ये बेसिकली ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के चैप्टर नंबर 1 में है पूरे टॉपिक, और आपने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में भी ये पढ़े होंगे। तो व्हाट मैनेजर डू, पहले मैनेजर होता कौन है? मैनेजर इज समवन हु टोल्ड अदर व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। मैनेजर वो शख्स होता है दूसरों को बताता है कि आपने क्या करना है और कैसे करना है। तो हम थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं। Manager is someone who coordinate and oversee the work activities of their people so that organization goals can be accomplished। ठीक है, मैनेजर वो शख्स होता है जो कोऑर्डिनेट करता है, तावन करता है, निगरानी रखता है एक्टिविटीज़ पे जो पीपल ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे होते हैं उनकी अकॉम्प्लिशमेंट के ऊपर। ठीक है, कि वो अपना काम ठीक तरीके से करें ताकि ऑर्गेनाइजेशन के गोल जो हैं और जो ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव हैं वो पूरे हासिल किए जा सकें। तो ही इज समवन वो कोऑर्डिनेट, जो तावन करता है और ओवरसी करता है वर्क एक्टिविटी ऑफ देयर पीपल, अपने लोगों की वर्क एक्टिविटी के ऊपर, ताकि ऑर्गेनाइजेशन के गोल जो हैं वो वक्त पर अचीव किए जा सके। मैनेजर इज समवन हु इज हैंडलिंग ऑल मैनेजमेंट फंक्शंस सच एज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग। मैनेजमेंट के 4 फंक्शंस होते हैं और मैनेजर वो शख्स होता है जो चारों फंक्शन को हैंडल कर रहा होता है, जैसे कि प्लानिंग, मनसूबाबंदी, ऑर्गेनाइजिंग, चीज़ों को तरतीब करना, लीड, लोगों को डायरेक्शन दिखाना, और कंट्रोलिंग, लोगों पर निगरानी रखना। 1 बाय 1 हम इन चारों फंक्शन को ब्रीफली इंट्रो देख लेते हैं। Management functions. Henry Fayol, a French businessman in early of 20th century, introduced the management function. हेनरी फ्योल एक फ्रेंच बिजनेसमैन थे जिन्होंने 20वीं सदी में इंट्रोड्यूस करवाए थे मैनेजमेंट के फंक्शन, जो स्टार्ट में 5 थे, बाद में कंडेंस करके 4 कर दिए गए। मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। तो सबसे पहले देखते हैं प्लानिंग। ठीक है, मनसूबाबंदी करना, डिफाइनिंग कंपनी गोल्स, एस्टैब्लिशिंग स्ट्रेटजीज एंड डेवलपिंग प्लान टू अचीव दोज गोल। कंपनी के गोल डिफाइन करना कि कंपनी के मकासद क्या है, मिशन, विजन, ऑब्जेक्टिव, सारा कुछ इसमें आ जाएगा। इस्टेब्लिशिंग स्ट्रेटजीज, इस्टेब्लिश करना स्ट्रेटजीज़ को, हिकमत अमली बनाना, एंड डेवलपिंग प्लान, और मनसूबाबंदी करना टू अचीव दोज गोल, के जो गोल्स हम बना रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो कैसे अचीव करने हैं, उसके लिए प्लानिंग करना और हिकमत अमली करना, ये दोनों इसके अंदर प्लानिंग के अंदर आ जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास है ऑर्गेनाइजिंग, चीज़ों को तरतीब देना।
गोल्स बना लिए, प्लान बना लिए, स्ट्रेटजीज बना ली। अब हमें चीज़ों को, रिसोर्सेज को जमा करना होगा, चाहे वो ह्यूमन हो, चाहे वो मशीनरीज हो, चाहे वो बिल्डिंग हो, कुछ भी हो, जो कि मददगार साबित होंगे ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स हासिल करने के लिए। अरेंजिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग थिंग टू अकॉम्प्लिश ऑर्गेनाइजेशन गोल्स, अरेंज करना और तरतीब देना चीज़ों को जो कि ऑर्गेनाइजेशन गोल हासिल करने में हमें मददगार साबित होंगे। डिटरमिन व्हाट टास्क आर टू बी डन, हु इज़ टू डू देम एंड हाउ इट विल बी डन। ये पता लगाएं कि कौन से टास्क करने हैं, ठीक है, कौन उन टास्क को करेगा और किस तरह से किए जाएंगे। ये सारा कुछ ऑर्गेनाइजिंग के फंक्शंस के अंदर आ जाता है, ठीक है। रिसोर्सेज को जमा करना ताकि ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स पूरे हो सके, कौन कौन से टास्क कौन कौन करेगा और किस तरह से करेगा, ये सब बातें ऑर्गेनाइजिंग के फंक्शन में आ जाती हैं। नेक्स्ट हमारे पास है लीडिंग, मैनेजर विद अदर्स टू लीड देम टुवर्ड ऑर्गेनाइजेशन गोल, मोटिवेट एंड लीड एम्प्लॉय एंड रिस्टोर कॉन्फ्लिक्ट। मैनेजर जो होता है वो दूसरों के साथ मिलकर काम करता है और ऑर्गेनाइजेशन की गोल की तरफ लीड करता है उनको, ठीक है, कि मोटिवेट करना, एम्प्लॉयज़ को डायरेक्शन दिखाना कि किस तरह से आपने काम करना है और ऑर्गेनाइजेशन के गोल अचीव करने हैं। मोटिवेट एंड लीड द एम्प्लॉयज़ एंड रिस्टोर कॉन्फ्लिक्ट, अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करता है, उनकी हौसला अफजाई करता है डिफरेंट तरीक़ेकार से, अप्रिसिएशन से, रिवार्ड से, मुख्तलिफ टूल्स इस्तेमाल किए जा सकते हैं, बाद में डिटेल देखेंगे। अपने एम्प्लॉय को लीड करता है और उनके बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, लड़ाइयाँ वगैरह, उनको रिस्टोर करता है, ख़त्म करवाता है। ये भी एक फंक्शन है जो कि मैनेजर पूरा करता है। लास्ट है कंट्रोलिंग, monitoring activity to ensure that employees are work properly so organization goal can be accomplished as planned। मॉनिटर करना एक्टिविटी को, अपने एम्प्लॉय की सरगर्मियों को मॉनिटर किया जाए, टू इंश्योर दैट एम्प्लॉयज़ आर वर्किंग प्रॉपरली, इस बात की यकीन दहानी करवाई जाए कि जो एम्प्लॉय हैं वो अपना काम सही तरीके से कर रहे हैं, ताकि ऑर्गेनाइजेशन के गोल जो है वो एज प्लान जो किया हुआ है उसी तरह से हमें अचीव किया जा सके। मिसाल के तौर पे अगर आप सपोज करें कि स्टूडेंट्स के एग्जाम चल रहे हैं और आप वहाँ पे निगरानी रख रहे हैं, अगर आप 2 मिनट के लिए भी रूम से बाहर चले जाएं तो तमाम स्टूडेंट्स जो है वो चीटिंग करना शुरू कर देंगे। तो डैट इज़ वाई कि वो अपना काम प्रॉपर तरीके से करें, दूसरे का कॉपी ना करें, आपको वहाँ पे मॉनिटरिंग करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो ये एक कंट्रोलिंग फंक्शन है हमारे मैनेजमेंट का। तो ये हमारा चौथा फंक्शन था मैनेजमेंट का। आगे देख लेते हैं एंटर ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, ठीक है, कि अब हम ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के अंदर एंटर होने जा रहे हैं और थोड़ा सा ब्रीफली सा इसको इंट्रो देख लेते हैं। A field of study that investigate the impact that individual, group and the structure have on behavior within the organization for the purpose of improving organization effectiveness। ये बेसिकली ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर जो है ये फील्ड ऑफ स्टडी है जो इन्वेस्टिगेट करती है कि क्या असर होता है इंडिविजुअल, ग्रुप और एंड स्ट्रक्चर और ढांचे का ऑर्गेनाइजेशन के बिहेवियर के ऊपर, ठीक है। मीन्स के जो इंडिविजुअल वहाँ पे काम कर रहे हैं या लोग ग्रुप्स में काम कर रहे हैं या जो ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर है, ढांचा है, ठीक है, मीन्स कि उसकी जो हायरार्की है, जो सब कुछ बनी हुई है, वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो जितना भी बिहेवियर चल रहा है उस पर किस तरह से असरअंदाज होते हैं। किस मकसद के लिए हम ये कर रहे हैं स्टडी, ताकि हम ऑर्गेनाइजेशन को ज़्यादा बेहतर बना सकें, ताकि एम्प्लॉय जिनके अपने डिफरेंसेस हैं, डिफरेंट बैकग्राउंड से आए हैं, आपस में इकट्ठे कोलैबोरेट कर सकें, उनके इशू रिजॉल्व कर सकें, ताकि सब रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करते हुए ऑर्गेनाइजेशन में बेहतरी ले आ सके। इसलिए हम ये स्टडी कर रहे होते हैं, ठीक है। इन सिंपल वर्ड्स, OB is the study of what people do in the organization and how their behavior affect organization performance। सादा अल्फाज में OB जो है ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर जो ये स्टडी है कि व्हाट पीपल डू इन एन ऑर्गेनाइजेशन, कि लोग ऑर्गेनाइजेशन में क्या कर रहे होते हैं, एंड हाउ देयर बिहेवियर, और किस तरह से उनका बिहेवियर जो रवैया है ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस के ऊपर, कारकर्दगी के ऊपर असरअंदाज हो सकता है। इस चीज़ को जब स्टडी की जाती है सादा अल्फाज में, ये ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर कहलाया जाता है। तो इसको स्टडी करने के लिए हमें एम्प्लॉयज़ के एटीट्यूड, उनके इमोशन, उनकी पर्सनैलिटी के बारे में स्टडी करना होता है, जो कि डिफरेंट चैप्टर्स आगे आएंगे हमारे पास OB के अंदर। तो आज का बस यही लेक्चर था। हमने देखा कि मैनेजर कौन होता है, 4 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट हमने देखे और एंटर द ऑर्गेनाइजेशन देखा। यहीं पे हमारा लेक्चर एंड होता है। स्लाइड्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। Hello everyone, welcome to another lecture of organizational behavior and today our topic is disciplines that contribute to the OB field। हम वो एरिया ऑफ स्टडी देखेंगे जो बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की फील्ड के अंदर, ठीक है। मीन के वो सब्जेक्ट या वो एरिया ऑफ स्टडी जो कि कंट्रीब्यूट करते हैं OB की फील्ड के अंदर। तो हमारे पास नंबर 1 है साइकोलॉजी, उर्दू में नफ्सियात कहते हैं। साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन माइंड एंड इट्स फंक्शन इंक्लूडिंग कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस फिनोमिना। साइकोलॉजी बेसिकली ग्रीक का वर्ड है, ठीक है, ग्रीक से आया हुआ वर्ड है जो ड्राइव किया गया ग्रीक से। साइकी मीन सोल और लोगी मीन स्टडी। तो इंसान की सोल की या दिमाग की जो स्टडी होती है उसको साइकोलॉजी कहा जाता है।
साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन माइंड इंसानी दिमाग की जो साइंटिफिक स्टडी है एंड इट्स फंक्शन और वो किस तरह से काम करता है, इंक्लूडिंग कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस फिनोमिना, और वो कौन से काम जानबूझ के या बिना जाने जो वाक़ई हो रहे होते हैं, फिनोमिना हो रहे होते हैं, इनके बारे में जो भी स्टडी होगी हम उसको साइकोलॉजी स्टडी कहेंगे। कि जो भी कॉन्शियस और अनकॉन्शियस फिनोमिना भी होंगे वो भी इसी के अंदर आ जाएंगे हमारे पास। In psychology, we study about learning, perception, personality, emotions, training, leadership, motivation, job satisfaction, working design, work stress, employee selection, and performance appraisal. These all factors are important for field of OB. साइकोलॉजी के अंदर हम स्टडी करेंगे लर्निंग के बारे में, सीखने के बारे में, परसेप्शन, चीज़ों के बारे में, हमारी परसेप्शन क्या, ख्यालात क्या, पर्सनैलिटी, शख्सियत के बारे में बात करेंगे, इमोशन, जज्बात के बारे में, ट्रेनिंग, तरबियत, लीडरशिप, दूसरों को लीड करना, हुक्मरानी करना, उनको आगे लेके जाना, मोटिवेशन, हौसला अफजाई करना, जॉब सेटिस्फेक्शन, काम के वक्त इत्मीनान होना, वर्किंग डिज़ाइन के वर्क को किस तरह से डिज़ाइन करना है, वर्क स्ट्रेस, तनाव, काम का तनाव के बारे में बात की जाएगी, एम्प्लॉय सिलेक्शन, एम्प्लॉय की सिलेक्शन कैसे होता है, उसको कैसे चूज़ किया जाता है, और परफॉर्मेंस अप्रेजल, कारकर्दगी की जो इनामात हैं, जो कंपनसेशन है, उन तमाम फैक्टर्स को कंसीडर किया जाता है साइकोलॉजी की स्टडी के अंदर, और ये बड़े इंपॉर्टेंट है ओबी की फील्ड के अंदर। तो अब साइकोलॉजी में बेसिकली हम यही स्टडी करते हैं कि इंसान का एटीट्यूड क्या है, उसकी पर्सनैलिटी क्या है, इमोशंस क्या है, परसेप्शंस क्या है, ये तमाम चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं किसी भी इंसान के लिए, इंसान के अंदर। और इन्हीं को देख दाख के मोस्टली जो हमारे जो HR वाले होते हैं वो एम्प्लॉय को हायर कर रहे होते हैं कि उसकी पर्सनैलिटी हमारी ऑर्गेनाइजेशन में मैच करेगी कि नहीं करेगी, उसके इमोशंस की तरफ वो कैसा है, ठीक है, जज्बाती है कि नहीं है, सोच समझ के काम करता है, उसकी डिसीजन रैशनल है या इमोशनल है, ये सारी बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, ठीक है। तो साइकोलॉजी फोकस ऑन मेंटालिटी ऑफ इंडिविजुअल विच प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल दैट हाउ इंडिविजुअल विल बिहेव इन द ऑर्गेनाइजेशन। साइकोलॉजी जो है वो फोकस करती है किसी इंडिविजुअल की मेंटालिटी के ऊपर, ठीक है, जो कि बड़ा अहम किरदार अदा करती है कि वो इंडिविजुअल किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बिहेव करेगा। जिस तरह की उसकी मेंटालिटी होगी, जिस तरह की उसकी पर्सनैलिटी, इमोशन, परसेप्शन, मोटिवेशन जो होंगी, उसी तरह से वो बिहेव करेगा। उसका बिहेवियर जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर बड़ा इफेक्ट करेगा। तो पहली जो डिसिप्लिन है, पहला जो फील्ड ऑफ एरिया है, जो स्टडी का एरिया जो है वो इम्पैक्ट करता है ओबी पे, वो है साइकोलॉजी। सेकेंड हमारे पास है सोशियोलॉजी, द स्टडी ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, उर्दू में इसको इमरानियात कहा जाता है। साइकोलॉजी फोकस ऑन द इंडिविजुअल, सोशियोलॉजी स्टडी द बिहेवियर ऑफ पीपल विद इन अ ग्रुप। साइकोलॉजी है वो इंडिविजुअल के ऊपर स्टडी करती है, उसकी मेंटालिटी के ऊपर स्टडी करती है, लेकिन जो सोशियोलॉजी है ये बेसिकली बिहेवियर, हमारा रवैया कैसा होता है लोगों का इन ग्रुप के अंदर, ठीक है, कि लोग आपस में ग्रुप के अंदर हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हैं, आपस में उनका आपस में रवैया कैसा है, बिहेवियर कैसा है, इसकी स्टडी को जब हम किया जाता है, इसके बारे में जब स्टडी की जाती है उसको हम कहते हैं सोशियोलॉजी। इन ओबी सोशियोलॉजी हेल्प टू अंडरस्टैंड टू एग्जामिन द स्टडी ऑफ ग्रुप बिहेवियर विद एन ऑर्गेनाइजेशन। अब ऑर्गेनाइजेशन के ओबी के अंदर सोशियोलॉजी हमें हेल्प करती है कि हम समझ सकें और एग्जामिन कर सकें जो स्टडी है ग्रुप बिहेवियर, ग्रुप में लोगों का जो बिहेवियर है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसको समझ सकें, उसको एग्जामिन कर सकें। स्टडी अबाउट ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, कि हम इसमें ऑर्गेनाइजेशन कल्चर, ऑर्गेनाइजेशन की सकाफत क्या उसके बारे में स्टडी करते हैं। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी, जो ऑर्गेनाइजेशन की रस्मी नज़रिए हैं उनके बारे में बात की जाती है। एंड स्ट्रक्चर, उसका ढांचा क्या उसके बारे में बात की जाती है। ऑर्गेनाइजेशनल टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन, पावर एंड कॉन्फ्लिक्ट, इसमें ऑर्गेनाइजेशन के अंदर टेक्नोलॉजी का क्या इस्तेमाल हो रहा है, कम्युनिकेशन, लोग रब्ता कैसे करते हैं, ताकत के बारे में बात की जाती है, और कॉन्फ्लिक्ट, आपस में जो झगड़े हैं उनके बारे में बात की जाती है। तो सोशियोलॉजी बेसिकली हमें मददगार साबित होती है कि ग्रुप के अंदर लोग कैसे बिहेव कर रहे हैं, उसकी स्टडी करने में हमें मददगार साबित देती है, ताकि अगर लोगों में कॉन्फ्लिक्ट का इशू हो, पावर का इशू हो, कम्युनिकेशन का इशू हो, तो उसको हम बेहतर तरीके से रिजॉल्व कर सकें। सोशियोलॉजी हमें इन मामलात में हेल्प देती है, मदद देती है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है सोशल साइकोलॉजी, ठीक है, ये बेसिकली दोनों का साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी का एक कह सकते हैं कम्बिनेशन हमें बताया गया है। जनरली कंसीडर एज अ ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी, सोशल साइकोलॉजी को साइकोलॉजी की ब्रांच कहा जाता है। फोकस ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ बोथ साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी टू फोकस द पीपल्स इन्फ्लुएंस ऑन वन अनदर और विद ईच अदर। अब इसमें फोकस किया जाता है किस कॉन्सेप्ट पे, इस तस्वुर पे जो कि बोथ है साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी। इसमें हम साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी दोनों के तस्वुरात पे फोकस करेंगे कि इंसान जो है पीपल कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं एक दूसरे के ऊपर या विद ईच अदर, कि लोगों का एक दूसरे पे क्या असर होता है या एक दूसरे के साथ क्या असर होता है। सोशल साइकोलॉजी हैव टू मेजर एंड अंडरस्टैंड द चेंज इन एटीट्यूड ऑफ पीपल, फोकस ऑन देयर कम्युनिकेशन पैटर्न एंड हाउ दे कैन बिल्ड ट्रस्ट विद ईच अदर।
सोशल साइकोलॉजी हमें मददगार साबित होती है कि हम मेजर कर सकें, पैमाइश कर सकें एंड अंडरस्टैंड और समझ सकें चेंज इन एटीट्यूड ऑफ पीपल, कि लोगों का एटीट्यूड कैसे चेंज हो रहा है एक दूसरे के साथ रहने की वजह से। ठीक है, जैसे कि आपको बचपन में कहा जाता होगा कि इसके दोस्त ने इसको बिगाड़ दिया है, तो आपके एक दोस्त का दूसरे दोस्त पे इन्फ्लुएंस हो रहा होता है। ठीक है, तो ये बेसिकली स्टडी करता है सोशल साइकोलॉजी कि एक शख्स का दूसरे शख्स पे क्या असर हो रहा है, उसके एटीट्यूड में किस तरह से चेंज आ रहा है। फोकस ऑन देयर कम्युनिकेशन पैटर्न, वो आपस में किस तरह से बातचीत करते हैं, एंड हाउ दे कैन बिल्ड ट्रस्ट विद ईच अदर, और आपस में किस तरह से इनमें ट्रस्ट पैदा करना है। इसके बारे में जो स्टडी की जाती है उसको हम सोशल साइकोलॉजी कहते हैं। बेसिकली कि एक दूसरे पर लोगों का क्या असर होता है, उसकी जो स्टडी है वो सोशल साइकोलॉजी कहलाती है। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट है एंथ्रोपोलॉजी, इंसान का मुताला। ठीक है, उसको उर्दू में कहते हैं इंसान का मुताला, ह्यूमन स्टडी। ठीक है, रिलेटेड टू द स्टडी ऑफ ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन सोसाइटी, its culture and the development that how we human have been changed over the years। इसकी जो एंथ्रोपोलॉजी है ये ताल्लुक़ रखती है इंसानों की स्टडी से, इंसानों के माशरे से, ह्यूमन सोसाइटी से, उसके कल्चर से एंड डेवलपमेंट, और किस तरह से तरक्की हुई है हम इंसानों के अंदर ओवर द ईयर, सालों तक, कि साल जैसे गुजरते गए हैं हम इंसानों में कैसे तब्दीली आई है, कितनी तरक्की आई है। एंथ्रोपोलॉजी हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस इन वैल्यू, एटीट्यूड एंड बिहेवियर बिटवीन पीपल इन डिफरेंट कंट्रीज विद इन डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन। एंथ्रोपोलॉजी हमें मददगार साबित होती है ये समझने के लिए कि हर इंसान के अपने वैल्यूज़ और बिलीव्स होते हैं, कि उन डिफरेंस को समझा जाए। हर किसी का अपना एटीट्यूड होता है, हर किसी की अपनी नुक्ते नज़र होते हैं, उनको समझा जाए। हर किसी का अपना बिहेवियर होता है बिटवीन पीपल इन डिफरेंट कंट्री, हर मुल्क में हर किसी के अपने वैल्यूज़ हैं, अपने एटीट्यूड्स हैं, अपने बिहेवियर हैं। तो उनको समझने के लिए एंथ्रोपोलॉजी की स्टडी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि किस तरह से उनके वैल्यूज़ ये डेवलप हुए हैं, किस तरह से उनका ये बिहेवियर बना है, क्यों उनका एटीट्यूड ऐसा है, डिफरेंट कंट्री के अंदर लोग ऐसे क्यों होते हैं और ऑर्गेनाइजेशन में भी क्यों होते हैं। तो इनके बारे में जो स्टडी की जाती है कि इंसान कैसे ओवर द ईयर डेवलप हुआ है, इस स्टडी को हम कहते हैं एंथ्रोपोलॉजी। तो ये मददगार साबित होती है कि हम बता सकते हैं कि एक इंसान इस तरह से बिहेव कर रहा है तो क्यों कर रहा है, क्या वजह है। तो इसको समझने के लिए एंथ्रोपोलॉजी जो है हमें काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित होती है। तो यही में हमारा आज का जो लेक्चर है डिसिप्लिन दैट कंट्रीब्यूट इन द फील्ड ऑफ ओबी वो कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। स्लाइड्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, और कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। Hello everyone, welcome to another lecture of organizational behavior, and today our topic is challenges and opportunities for organizational behavior। हम देखेंगे कि क्या चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है हमें ओबी की फील्ड में, और क्या वो चैलेंजेस हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज़ बनती हैं या थ्रेट बनती हैं, उनको भी देखना पड़ता है। तो हम उसके बारे में स्टडी करेंगे। टुडे चैलेंजेस ब्रिंग अपॉर्चुनिटी फॉर मैनेजर टू यूज़ ओबी कॉन्सेप्ट। आज के दौर में जितने भी चैलेंजेस होते हैं वो बेसिकली अपॉर्चुनिटीज़ लेके आते हैं मैनेजर के लिए। ठीक है, कि मीन्स के मुश्किलात आएंगी, अगर हम उनका सामना अच्छी तरीके से कर पाएंगे तो वो हमारे लिए मौका, अपॉर्चुनिटी बन जाएगा। अगर सामना नहीं कर पाएंगे तो वो हमारे लिए ख़तरा बन जाएगा। वी विल डिस्कस सम इशू, हम कुछ इशू डिस्कस करते हैं उसके बारे में। नंबर 1 हमारे पास है इकोनॉमिक प्रेशर। ठीक है, माशी जो प्रेशर होता है हमारे ऊपर वो एक हमारे लिए चैलेंज है। अगर हम उसको काबू कर पाएँ तो मौका बन जाएगा, अदरवाइज वो हमारे लिए ख़तरा बन जाएगा। ड्यूरिंग डिफ़िकल्ट टाइम, रिसेशन, इन्फ्लेशन, इफेक्टिव मैनेजमेंट इज़ ऑफन एट प्रीमियम। ड्यूरिंग डिफ़िकल्ट टाइम, मुश्किलात के वक्त, ख़ासतौर पर जब रिसेशन हो, बिजनेस डिक्लाइन हो रहा हो, इन्फ्लेशन, महंगाई हो रही हो, तो इफेक्टिव मैनेजमेंट जो होती है, जो बेहतर इंतज़ामिया होती है, इज़ ऑफन एट प्रीमियम, वो अक्सर एडवांटेज में रहती है। ठीक है, अगर हम यूनिवर्सिटीज़ की बात करें, कोविड के अंदर बहुत ज़्यादा इशू था कि ऑनलाइन क्लासेस नहीं हो पा रही हैं। तो यानी कि जिन ऑर्गेनाइजेशन की, जिन इंस्टीट्यूट की, जिन यूनिवर्सिटी की मैनेजमेंट अच्छी थी, उन्होंने फ़ौरन ऑनलाइन क्लासेस का आगाज़ कर दिया था। जिनकी अच्छी नहीं थी उनको बहुत टाइम लगा, उनको पेपर को डक करने में बड़े इश्यूज़ हुए। ठीक है, तो जो बेहतर थे वो उसका फ़ायदा ले गए, जो नहीं थे वो नुकसान में रह गए। एट द टाइम व्हेन बिजनेस इज़ बूमिंग, डिफरेंस बिटवीन गुड एंड बैड मैनेजमेंट इज़ हु मेकिंग लॉट ऑफ मनी एंड हु इज़ मेकिंग लॉट मोर मनी। जब बिज़नेस बूम कर रहा हो, यानी कि जब हमारे कारोबारी हालात बहुत अच्छे हों, तो हम कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं बिटवीन गुड कंपनी एंड बैड मैनेजमेंट और गुड मैनेजमेंट। अब एक तो वो कंपनी की जो बहुत ज़्यादा पैसा कमा रही होगी, ठीक है, एक वो कंपनी की जो बहुत ही ज़्यादा पैसा कमा रही होगी। ठीक है, अब जब हालात कारोबार के अच्छे हैं तो ज़ाहिर बात है हर कंपनी ने अच्छा पैसा ही कमाना है, लेकिन वो सिर्फ पैसा कमाना इज़ नॉट इनफ। बहुत ज़्यादा जो पैसा कमाएगी वहीं हम कहेंगे कि उस कंपनी की जो मैनेजमेंट है वो बहुत ज़्यादा गुड है। व्हेन टाइम्स आर हार्ड, जब मुश्किलात का वक्त होता है, इफेक्टिव मैनेजमेंट विल सर्वाइव बट पुअर विल फेल।
जिनकी मैनेजमेंट इंतज़ामिया इफेक्टिव होती है वो सर्वाइव कर जाती है, बाकी क्या होते हैं वो फेल हो जाते हैं। ठीक है, तो कभी कभी आपको इकोनॉमिक प्रेशर आ जाता है, मुश्किल हालात का सामना करना पड़ता है, तो उन मुश्किल हालात में अगर आपकी मैनेजमेंट इफेक्टिव है तो वो कायम रहेगी, अदरवाइज आपकी कंपनी को क्या होगा, लॉस हो जाएगा और फाइनली वो क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है मैनेजिंग वर्क फोर्स डाइवर्सिटी। ठीक है, कि मुख्तलिफ वर्क फोर्स का होना, ठीक है, डिफरेंट कल्चर से, डिफरेंट बैकग्राउंड से होना, उनको मैनेज करना ये मुश्किल काम भी है कि डिफरेंट बैकग्राउंड से लोग हों जिनका नज़रिया डिफरेंट हो, तो उनको मैनेज करना। लेकिन जब डिफरेंट लोकेशन, डिफरेंट नज़रिया के लोग आते हैं तो आपके पास बहुत ज़्यादा आइडियाज़ की वैरायटी भी हो जाती है। ठीक है, तो हम डिफरेंट चीज़ नुक्ते नज़र से चीज़ों को देख भी सकते हैं जो हमें फ़ायदा भी देता है। तो ये चैलेंज भी है और हमारे लिए साथ साथ अपॉर्चुनिटी भी है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैलेंज फॉर ऑर्गेनाइजेशन इज अडेप्टिंग टू पीपल हु आर डिफरेंट। दिस चैलेंज इज़ वर्क फॉर डाइवर्सिटी। एक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैलेंज है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कि वो अडेप्ट करना, ठीक है, पीपल को, लोगों को जो कि आपस से एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ हैं। दिस चैलेंजिंग इज़ वर्क फॉर डाइवर्सिटी। इस चैलेंज को हम कहते हैं वर्क फॉर डाइवर्सिटी। वर्क फॉर डाइवर्सिटी रेफर टू द वैरायटी ऑफ डिफरेंस इन एन ऑर्गेनाइजेशन, कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ चीज़ों का होना, मुख्तलिफ लोगों का होना। डाइवर्सिटी इन जेंडर, एज, पर्सनैलिटी, एजुकेशन, बैकग्राउंड एंड मोर, कि मुख्तलिफ होना लोगों की जेंडर का, लोगों की एज का, उम्र का, पर्सनैलिटी, शख्सियत का, एजुकेशन, तालीम का, बैकग्राउंड का, और बहुत सी और चीज़ें, कल्चर हो गया, ठीक है, परसेप्शन, एटीट्यूड चीज़ें हो गई, इमोशन मुख्तलिफ होते हैं। तो ये अब एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हर तरह के लोग होते हैं, एजड एम्प्लॉय भी होते हैं, यंग एम्प्लॉयज़ भी होते हैं, ठीक है, मेल भी हैं, फीमेल भी हैं, पर्सनैलिटी भी डिफरेंट है, बैकग्राउंड भी डिफरेंट है। तो अब इन सबको मैनेज करना ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। अगर वो मैनेज कर जाती है तो यही लोग उसको, ऑर्गेनाइजेशन को बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी दे रहे होंगे। नेक्स्ट हमारे पास है इम्प्रूविंग कस्टमर सर्विस। ठीक है, कस्टमर सर्विस को बेहतर करना। मैनी ऑर्गेनाइजेशन हैज़ फेल्ड बिकॉज इट फेल्ड टू प्लीज कस्टमर। बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन जो है इसलिए फेल हो जाती है क्योंकि वो अपने कस्टमर को फेल हो जाती है प्लीज़ करें, क्योंकि उनको खुश नहीं कर पाती। ठीक है, मैनेजमेंट नीड्स टू क्रिएट अ कस्टमर रिस्पॉन्सिव कल्चर। मैनेजमेंट जो है उसको ऐसा, यानी कि अपना कल्चर बनाना है कि वो फ़ौरन कस्टमर को रिस्पॉन्स दे। अगर कस्टमर की कोई शिकायत है, कस्टमर आपके पास आया है, तो उनके प्रॉब्लम का सलूशन उनको दे। ठीक है, OB कैन प्रोवाइड गाइडेंस इन क्रिएटिंग कल्चर इन विच एम्प्लॉई आर फ्रेंडली, कॉर्टियस एंड नॉलेजेबल इन रिस्पॉन्डिंग कस्टमर नीड। अगर हम OB को स्टडी करें, ठीक है, तो ये काफ़ी हमें गाइडेंस दे सकती है ताकि हम ऐसा कल्चर क्रिएट करें जो एम्प्लॉयज़ का फ्रेंडली हो। ठीक है, जिसमें एम्प्लॉय जो है आपस में बहुत ज़्यादा दोस्ताना हो, फ्रेंडली हो, कल्टियस हो, एक दूसरे के साथ इज्जत से पेश है, नॉलेजेबल हो, उनके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज हो इन रिस्पॉन्डिंग टू कस्टमर नीड, ताकि वो कस्टमर की ज़रूरियात को पूरा कर सके। OB के अंदर हम डिफरेंट फील्ड ऑफ स्टडी पढ़ते हैं, साइकोलॉजी होता है, सोशियोलॉजी होता है, एंथ्रोपोलॉजी है, सोशल साइकोलॉजी है, डिफरेंट डिसिप्लिन के बारे में स्टडी किया जाता है कि इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी, शख्सियत, इमोशंस, या अगर वो एक ग्रुप में है तो उनसे किस तरह से बातचीत करनी है। इसी के अंदर OB के अंदर हम एटीट्यूड, इमोशन, पर्सनैलिटी, परसेप्शन, लर्निंग, मोटिवेशन, लीडरशिप के बारे में भी स्टडी करते हैं। तो OB बड़ा हेल्प देता है हमें कि हम किस तरह से अपने ऑर्गेनाइजेशन के माहौल को बेहतर कर सकें और वो कस्टमर की नीड्स को पूरा कर सके और रिस्पॉन्स भी दे सके, तो इससे बड़ा फ़ायदा हो जाता है। तो जो इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते हैं तो कस्टमर सर्विस उनके लिए उल्टा फ़ायदेमंद हो जाता है बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट हमारे पास इम्प्रूविंग पीपल स्किल्स, लोगों के स्किल्स को, महारतों को बेहतर करना। मैनेजर मस्ट लर्न वे टू डिज़ाइन मोटिवेटिंग जॉब्स, टेक्निक्स फॉर इम्प्रूविंग लिसनिंग स्किल्स एंड हाउ टू क्रिएट मोर इफेक्टिव टीम। मैनेजर को लाजमी सीखना चाहिए ये कि किस तरह से वो डिज़ाइन करें मोटिवेटिंग जॉब्स को, कि मीन्स के वो किस तरह से अपने एम्प्लॉय को उन जॉब्स की तरफ लेके जिससे वो मोटिवेट होकर काम भी करें। बहुत सारे रिवार्ड सिस्टम है, हो सकते हैं इंसेंटिव सिस्टम हो सकता है। ठीक है, टेक्निक फॉर इम्प्रूविंग लिसनिंग स्किल, कौन सी वो तरीक़ेकार अपनाएं जिनसे उनकी लिसनिंग स्किल जो है वो बेहतर हो सके, चीज़ों को बेहतर तरीके से समझ सकें, एंड हाउ टू क्रिएट मोर इफेक्टिव टीम, और किस तरह से वो बेहतर टीम बना सके। तो अगर वो OB का नॉलेज होगा, जिसमें हम एक चैप्टर भी पढ़ते हैं वर्क टीम, ठीक है, जिसमें ग्रुप्स की स्टडी होती है, टीम्स के बारे में देखा जाता है, टीम्स बनती कैसे हैं, कॉन्फ्लिक्ट क्या होते हैं, वगैरह वगैरह। अगर इसकी स्टडी की जाए तो जो पीपल स्किल्स हैं इनको इम्प्रूव किया जा सकता है, टीम वर्क को बढ़ाया जा सकता है, और किस तरह से उनको मोटिवेट करना है एम्प्लॉय को जॉब के लिए, तो ये चीज़ें बेहतर हो सकती है। तो उनकी ट्रेनिंग भी दी जा सकती है उनको। ठीक है, तो अगर एम्प्लॉय की स्किल्स बेहतर करने हैं तो OB की स्टडी बहुत ज़रूरी है। तो ये जो चैलेंज है एम्प्लॉय की स्किल्स को इम्प्रूव करने का, ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटी में बदल जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है टेक्नोलॉजी।
ठीक है। टेक्नोलॉजी हैज़ कम्प्लीटली चेंज द वे वी कोलैबोरेट। टेक्नोलॉजी जो है उसने बिल्कुल तरीका का चेंज कर दिया कि हम आपस में कैसे कोलैबोरेट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे टेक्नोलॉजी का मीनिंग सिर्फ मशीनरी नहीं होती, टेक्निक्स और प्रोसीजर भी होते हैं कि आपने नए तरीके कार और प्रोसीजर अपना लिए हैं काम को करने के, जिससे इनपुट मिनिमम और आउटपुट जो होती है वो मैक्सिमम हो जाती है। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कनेक्ट विद एनी ऑफ द एम्प्लॉयज़, लीडर्स और कोलीग्स एनी टाइम एंड एनीवेयर विद द क्लिक ऑफ द माउस। अब टेक्नोलॉजी की वजह से बड़ा आसान हो गया कि आप अपने एम्प्लॉयज़ से, अपने लीडर से, अपने कोलीग से किसी भी टाइम किसी भी जगह एक माउस की क्लिक से आप रब्ता कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। ड्रामेटिक इंक्रीज इन कोलैबोरेशन रिजल्ट इन अ हाई लेवल ऑफ कम्युनिकेशन। ये जो इंक्रीज हुआ है कोलैबोरेशन का, आपस में तावन करने का, इन हाई लेवल ऑफ कम्युनिकेशन, जिससे कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा ऊंची हो गई है, फ्लेक्सिबिलिटी हो गई है, बूस्टिंग टीम वर्क टू द न्यू लेवल। अब इंक्रीज हो गई है कोलैबोरेशन में, तावन में, ड्यू टू टेक्नोलॉजी। आप व्हाट्सएप करते हैं, ऑनलाइन चैटिंग हो जाती है, ऑनलाइन मीटिंग हो जाती है, फ़ौरन बात कम्युनिकेट कर दी जाती है, जिससे टीम वर्क जो है वो बूस्टिंग करता है और अगले लेवल पे चला जाता है। समटाइम ये चीज़ें प्रॉब्लमेटिक भी होती हैं कि आप घर पे भी होते हैं तब भी आपको ऑफिस का काम करना पड़ जाता है, लेकिन इससे क्या हो जाता है कि आपकी जो इफेक्टिवनेस है वो भी बढ़ जाती है। इश्यूज भी हैं और फ़ायदे भी हैं, और टेक्नोलॉजी के बहुत ज़्यादा और ज़्यादा फ़ायदे यहाँ पे मोस्टली कोलैबोरेशन और कम्युनिकेशन के बारे में बताया गया है। तो ओबी के लिए ये हम कह सकते हैं कि टेक्नोलॉजी जो है वो वर्क को आसान कर देती है, डॉक्यूमेंटेशन, कागज़ का इस्तेमाल कम है, कंप्यूटर पे हर चीज़ हो जाती है, कम्युनिकेशन आसान हो जाती है। ठीक है, मेल के थ्रू हर किसी को इन्फॉर्मेशन पहुंचा दी जाती है, ना कि किसी को जाके बताना पड़ेगा या मीटिंग करनी पड़ेगी। ऑनलाइन बैठे बैठे हर कोई अपनी जगह पे ही सारी मीटिंग जो है, बातें जो है वो शेयर कर सकता है। तो ये बेसिकली 5 हमारे पास चैलेंजेस थे और अपॉर्चुनिटीज़ थी ओबी के लिए। यहीं पे हमारा लेक्चर आज का एंड होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। स्लाइड्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, आप डाउनलोड कर सकते हैं, और कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।